हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपने टेट का प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट। ठीक है, ये जो सेट है आप जो कर रहे हैं, इस सेट के अंदर आप चाहे किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपी टेट हो जाए, एच टेट हो जाए, एमपी टेट हो जाए या रीट हो जाए, ऑलमोस्ट सी टेट। ठीक है, यानी सभी टेट को ध्यान में रखते हुए ये जो प्रैक्टिस सेट है मैथ्स का मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें मैं लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे कराने वाला हूं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और सभी साथी आंसर करते जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए बताइए ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे। अंडर रूट के अंदर 32 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 121। तो ऐसे क्वेश्चन को हम राइट हैंड से जो लास्ट में जो अंडर रूट दिया गया है वहां से स्टार्ट करेंगे। क्या कहेंगे, अंडर रूट 21 का मान सर 11 होता है, 11 प्लस 5 क्या हो जाएगा 16, 16 अंडर रूट का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर लिखेंगे अंडर रूट 32 और 4 हो जाएगा मेरा 36। तो ये मेरे कितने की वैल्यू होगी 6। ठीक है, तो आप कह देंगे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, ये मेरा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, आइए अब चलेंगे देखो अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे कहा है इफ 64% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days देन द हाउ मेनी डेज विल 80% कंप्लीट द सेम वर्क। यानी आपसे कहा गया है कि 64 व्यक्ति जो है 15 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो काम वही करना है, लेकिन 80 व्यक्ति कितने दिन में काम खत्म कर लेंगे। तो आप यहां पर नोट करना बहुत ध्यान से वो किए कि सर M1 D1 बराबर M2 बराबर M2 और ये D2, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो बनाते हैं सवाल को। हम कहेंगे कि सर 64 व्यक्ति काम करते हैं, कितने दिन में काम कर रहे हैं 15 दिन में। अब हमको वही कार्य कराना है 80 व्यक्तियों से, तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, डी का मान हमको बताना है। तो देखिए हम यहां पर कहेंगे सर डी बराबर क्या होगा 64 बटे में 15 और भागित 80। ठीक है, यहां हम भाग देंगे मेरे प्यारे साथी। ठीक है, 16 से देंगे, 16 पंजे 80, 16 चौके 64। ठीक है, और 5 से काटिएगा, 5 से जाएगा 3 बार और 3 चौक 12 दिन। ठीक है, आप कह देंगे सर 12 दिन लग जाएंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइएगा तो अब चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन की ओर। सभी साथी बहुत प्यार से इस सेट को करना, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत सिलेक्टेड सेट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा है, द रेशियो ऑफ पर्सन एज ऑफ फादर एंड सन। पिता और पुत्र का जो आयु का अनुपात दे रखा है आपको 5:2 दे रखा है। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 27 ईयर, यानी उन दोनों की आयु का जो अंतर है वो 27 वर्ष है। कहा है व्हाट विल बी द एज ऑफ द फादर ऑफ आफ्टर 6 ईयर। आपको बताना है पिता की उम्र कितने 6 साल के बाद क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो हम यहां पर कहेंगे, हाँ जी, यहां पर हम कहेंगे देखो कि सर स्टार्टिंग में हमसे प्रश्न में दिया गया है, हमको दिया गया है देखो फादर और सन के एज का रेशियो दे रखा है 5:2 दे रखा है, 5:2 दे रखा है। ठीक है, 5:2 हमको दिया गया है ऐसे। अब आगे हमसे प्रश्न में कहा गया है कि उनकी आयु 27 वर्ष का अंतर है। उनकी आयु में अगर हम यहाँ पर रेशियो के अंदर डिफरेंस देखेंगे तो आएगा सर 3 यूनिट। ये 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमको 27 के बराबर दे रखी है। अगर मैं 1 यूनिट का मान निकालूंगा तो आप कह दोगे सर 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान आएगा 9। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 9 वर्ष, 9 साल आ गया। ठीक है, 9 साल आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम कह देंगे सर ये आ जाएगा मेरा 9 साल। ठीक है, इस तरीके से। अब हमसे सवाल में कहा है कि 6 साल के बाद पिता की आयु कितनी होगी। अच्छा, पिताजी की जो उम्र है वो ये है 5 यूनिट। मैं अगर 5 यूनिट का मान यहाँ से निकालता हूँ तो आप कहेंगे 9 पंजे 45, यानी 45 साल आ जाएगा, 45 साल। लेकिन हमको इसमें 6 साल और ऐड कर देना है, तो आप कह देंगे जब 6 साल ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे 51 साल के हो जाएंगे पिताजी। कितने साल के हो जाएंगे, 51 साल के हो जाएंगे। आप चेक कर लीजिए सर, ऑप्शन मेरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से हम कह देंगे सर ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइएगा तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ भाई देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि 750 सैनिक की एक टुकड़ी के पास 20 सप्ताह का भोजन था। यदि 4 सप्ताह के अंत में उनके साथ 450 सैनिक और शामिल हो गए, अब भोजन कितने सप्ताह और चलेगा, ये हमें बताना है। तो पहले हम कहेंगे सर 750 सैनिक थे और वो 750 सैनिक के लिए भोजन था, कितना था, 20 सप्ताह के लिए था, 20 सप्ताह के लिए भोजन था। चलिए तो हुआ क्या आगे जाके, 4 सप्ताह के अंत में यानी 750 सैनिकों ने वो भोजन 4 सप्ताह तक खाया। ठीक है, 4 सप्ताह के बाद क्या होता है कि 450 सैनिक और आ गए, यानी 750 सैनिकों में 450 सैनिक और जोड़ दिए जाएं तो कितने हो जाएंगे, 0 0 और ये हो जाएगा मेरा 12, यानी सैनिक हो गए 1200। तो आप लिखेंगे सर अब 1200 सैनिक हैं हमारे पास, 1200 सैनिक हैं और कहा है और शामिल हो जाएं, तो अब भोजन कुल कितने सप्ताह और चलेगा तो हमने कह दिया कि सर अभी वो x सप्ताह और चलेगा। ऐसे अब आप क्या करिएगा, देखो ध्यान से मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, हम इधर भेजेंगे इस वैल्यू को, तो 750 कॉमन लेके 20 में से 4 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो यानी हम यहाँ पर कह देंगे सर ये आएगा मेरा, क्या आएगा, 750 गुणा में 16 बराबर ये आ जाएगा मेरा कितना, देखो यहाँ आ जाएगा हमारे पास सर ये है मेरा 1200 गुणा में x, 1200 गुणा में x। ठीक है, आइए अब हम यहाँ पर देखिए 0 से मेरा ये 0 चला जाएगा। ठीक, अब 4 के पहाड़े से काटेंगे 4 बार, 4 के पहाड़े से जाएगा ये 30 बार। ठीक है, देखिए मैं इसे 30 के पहाड़े से काट दूं, 3 के पहाड़े से काटेंगे 10 बार, 3 के पहाड़े से इसे काटिएगा या मत काटिएगा, ऐसे ही एज इट इज़ रहने दीजिएगा। तो देखो 75 चौके मेरे साथी हो जाएंगे 300, कितने हो जाएंगे 300, मैं यहाँ लिख देता हूँ 300 बराबर ये हो जाएगा 30 गुणा में x। देखो सीधा कट जाएगा कितनी बार, 10 बार, तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 10। ये मेरे सवाल का आंसर आ जाएगा। आप कह देंगे कितने और दिन चलेगा, 10 दिन और चलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम कह देंगे 10 दिन और चलेगा। ये किस कंसेप्ट पे हुआ है, ये टोटल वर्क वाली कंसेप्ट पे हुआ है कि इतने आदमी इतने दिन तक भोजन चलेगा, तो ये टोटल सामग्री आ गई। ठीक है, इस तरीके से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, बताएंगे अगले प्रश्न का आंसर। देखिए बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा है कि यहाँ पर हमसे प्रश्न में ये कहा गया है, क्या कहा गया है, ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का अनुपात आपको दे दिया। ए और बी की आय का अनुपात दिया है 5:3 दिया है, 5:। फिर हमसे कहा ए बी सी के खर्च का अनुपात। अच्छा इसमें सी भी है लेकिन सी की आय नहीं दे रखी, सी की हमको आय नहीं दे रखी। ठीक है, तो ये हम कह देंगे सर ये तो हमारी इनकम है। ठीक, और ए बी सी की खर्च यानी एक्सपेंडिचर का अनुपात रेशियो हमको दे रखा है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है सर, 8:। ओहो ठीक है, हम यहां कहेंगे सर ये दे रखा है 8:। चलिए मैं दोबारा से लिखता हूं, 8:5 और ये 2 दे रखा है। आगे प्रश्न में कहा है सी का खर्च 2000 रुपये है, ये मेरे खर्च का अनुपात दे रखा है और मुझे प्रश्न के अंदर सर ये खर्च मुझे दे रखा है 2000, यानी 2 यूनिट का जो मान 2000, तो सीधी सी बात है ये जो एक्सपेंडिचर है ये मेरा 5000 होगा। जब भाई 2 यूनिट का मान 2000 तो 5 यूनिट का मान 5000 और 8 यूनिट का मान मेरा 8000, ये मेरा आ गया एक्सपेंडिचर यानी खर्चा आ गया। ठीक है, ABC का खर्चा आ गया।
आगे हमसे कहा कि बी 7,000 बचाता है, बी 7,000 बचाता है, बी 7,000 बचाता है, इसका मतलब इनकम कितनी होगी? देखो बी खर्च कर रहा है 8,000 और बचा कितने रहा है? बचा रहा है सर, प्रश्न में ये हमसे कहा गया है, खुद बोला गया है कि बी जो है बचा रहा है 7,000। तो मैंने यहाँ 7,000 लिख लिया। 7,000 मैंने जैसे ही ऐड किया, 7 और 5 कितना हो गया? 12,000। तो आप कहोगे सर 12,000 इसकी क्या आ गई? ये इनकम आ गई। ये मेरी इनकम इनकम ऑफ किस? क्या? बी। इनकम ऑफ बी। बी की इनकम क्या आ गई? मेरी 12,000 आ चुकी है। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, हमसे सवाल में कहा है ए की बचत बताइए। ए की बचत कितनी होगी? ए की बचत देखो कैसे निकालेंगे। एक खर्च कर रहा है 8,000, तो इनकम कितनी है? पहले तो यहाँ ये बताना है हमें कि ए की इनकम कितनी है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर जो हमारे पास जो 12,000 आया है, ये जो 12,000 है ये 3 की वैल्यू है, 3 यूनिट का मान है। अगर मैं 5 यूनिट का मान निकालूंगा तो ये मेरे ए की इनकम आ जाएगी। ए की क्या आ जाएगी? इनकम आ जाएगी। तो देखो मैं इसे काटूंगा 3 के पहाड़े से, तो 3 से जाएगा 4 बार, 4 पंजे 20, यानी हम कहेंगे वो 20,000 रुपये कमा रहा है। कौन? ए कमा रहा है। ए 20,000 रुपये कमा रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिएगा, ए 20,000 रुपये कमा रहा है। ठीक है, ए हमारा 20,000 रुपये कमा रहा है। ए हमारा 20,000 रुपये कमा रहा है। हमसे कहा है ए की बचत बतानी है, तो हमें यहाँ पर देखो ए की इनकम हमने कहा 3 चौक 12 और ये जाएगा मेरा 4 पंजे 20, बिल्कुल ये ए की इनकम आ गई। अब मैं यहाँ पर ए जो कमा रहा है उसके खर्चे में से घटा देता हूँ, यानी 8,000 मैंने घटा दिया। ठीक है, 8,000 मैंने घटा दिया, तो आप कहेंगे सर 12,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12,000। तो मेरे सवाल का आंसर आना चाहिए 12,000, जबकि ऑप्शन मेरे मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा ध्यान से। हाँ जी, हाँ जी, ए का जो खर्चा आएगा वो आएगा मेरे पास 8,000, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, बी का खर्चा भी हमने बिल्कुल ठीक निकाला है। अगर ए की आय की अगर मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे सर जी जो हमारे जो, हाँ जी, देखिएगा यहाँ पर अगर हम देखें 3 यूनिट, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। एक मिनट, ये ब्लर कैसे हो रहा है? एक मिनट, अब ठीक है। तो देखिए यहां पर हम देखेंगे, हाँ जी, बी जो है 5,000 रुपये खर्च कर रहा था। ठीक है, और हमसे कहा ये 7,000 जो आया है हमारा, हाँ जी, यहाँ देखिए एक एरर है, मैं आपको सही कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है वो मैं मिस्टेक सही कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ जो है ये 700 रुपये है, ना कि 7,000। क्या है? 700 रुपये है। हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं क्वेश्चन, वैसे हमने बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन हमारे पास, मैं आपको दोबारा से मैंने इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, बचत हमारी यहाँ पर कितनी है? 700 है, तो इसलिए मैं इस सवाल को दोबारा से बनाऊंगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, बड़ा प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है, अच्छे से करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, देखो हमें प्रश्न के अंदर ये जो वैल्यू दे रखी है, ये बी की जो बचत दे रखी है वो 700 रुपये दे रखी है। कितनी दे रखी है? 700 रुपये। तो अगर हम टोटल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, हमारी इनकम हो जाएगी 5700। क्या हो जाएगी? 5700। ये इनकम ऑफ बी है, बी की इनकम है 5700। अब अगर मैं ए की इनकम निकालता हूं, किसकी? ए की इनकम निकालता हूं, तो ए की इनकम कैसे निकालेंगे? सर इनकम जो है बी की वो कितनी आई है? वो हमारी आई है 5700। 5700 ये कितने का मान है? सर 3 यूनिट का मान है। अगर मैं यहाँ पर 5 यूनिट की वैल्यू निकालता हूँ, यानी ए की इनकम निकालता हूँ, तो क्या आएगी? देखो 19 तिया 57, यानी आप कह देंगे सर हम यहाँ 19 से काटेंगे तो 19 तिया 57। ठीक है,
2 जीरो, 1900 में 5 का गुणा करेंगे, 19 पंजे 95, ये आ जाएगा 95। ठीक है, 9500 आ गई ए की इनकम। ये ए की इनकम आ चुकी है। हमसे प्रश्न में पूछा कि ए की बचत बताओ। ए की बचत कैसे बताएंगे सर? सीधी सी बात है, ए जो कमा कितना रहा है, 9500 कमा रहा है और वो खर्च कर रहा है 8000, खर्च कर रहा है हमारा 8000। तो खर्चा कितना आएगा, ए की बचत कितनी आएगी? तो आप खर्चे में से घटा दीजिए, 8000 घटा दीजिए, तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगी 1500। ये 1500 क्या आई है? ए की बचत आई है, ए की बचत आती है। ठीक है, ए की क्या आई है? बचत आई है। तो आप कह देंगे सर हमारे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही। देखो जो गलती थी वो हम बता दे रहे हैं। कहाँ गलती थी? हमारे क्वेश्चन के टैपिंग में गलती थी। ठीक है, मैंने वो करेक्ट कर दिया है, आप अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए हमारे सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए। देखो क्वेश्चन में हमसे कहा है 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। फिर से हमारा आयु का सवाल आ गया। कैसे करेंगे भाई इस एज वाले सवाल को? 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 10 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग आपका कितना दे रखा है? देखो हम ये कहेंगे 6 वर्ष पहले, मान के चलिए प्रेजेंट में वर्तमान में x और y थी। ठीक है, तो 6 साल पहले पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? पिताजी f उम्र के हैं तो 6 साल पहले हो जाएगी हमारे ऐसे। ठीक है, ये 6 साल पहले पिताजी की, और पुत्र की यानी सन की कितनी हो जाएगी? s माइनस के 6। ठीक है, अब आपसे कहा 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद देखिए 10 इसमें जोड़ दिए मैंने और 10 मैंने पुत्र की आयु में जोड़ दिए, दोनों में 10 साल जोड़ दिए। 10 वर्ष के बाद उन दोनों की आयु का योग, अब 10 वर्ष के बाद पिता, 10 वर्ष के बाद पुत्र, इनकी आयु का जो योग है वो कितना है? 62 दे रखा है। कितना दे रखा है? 62 दे रखा है। तो यहां हम क्या कहेंगे? फादर प्लस सन। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से सवाल को। सवाल में हम क्या कहेंगे सर? 4 और 4 क्या हो जाएगा मेरा? 8 हो जाएगा, बराबर क्या होगा? 64 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ठीक है, यहां हम ऐसे समझें। हाँ जी, हमसे कहा पिता और पुत्र की आयु का अंतर बताइएगा। ठीक है, तो हम यहां पर कहेंगे, हाँ जी, ये आ जाएगा मेरा फादर प्लस सन बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए ये होगा हमारा 54। ये इक्वेशन बना 1। लेकिन प्रश्न में हमसे कहा है कि 6 साल पहले इनकी आयु का जो अनुपात था 1:4 था। ठीक है, तो वो चीज हम मिस कर रहे हैं। वो पहले मैं देखो दोबारा से बनाता हूं क्वेश्चन को। कैसे? 6 साल पहले यानी f जो बीच में हम मिस कर गए, वो ये मिस कर गए 4 गुनी वाली, 4 गुना वाला पार्ट हमने नहीं लिखा। तो हम यहां पर लिखेंगे सर 6 साल पहले f माइनस 6 बराबर s माइनस 6। ये कितनी थी? 4 गुनी थी, 4 गुनी थी। ठीक है, तो यहां से हमारी इक्वेशन बनेगी क्या? f माइनस 6 बराबर 4s माइनस 24। ठीक है, ऐसे f का जो मान आएगा वो आएगा 4s बोले तो सन। ठीक है, s बोले तो सन, ये s है, 5 मत समझना। ठीक है, इस 4 को हम इधर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 18। ये इक्वेशन बना गया, इक्वेशन बनाया। अब आपसे कहा 10 साल के बाद, 10 साल के बाद, ये 6 साल पहले थी, 10 साल के बाद हमारी क्या हो जाएगी? देखो f प्लस के 10 और s प्लस के 10, उनका योगफल कितना है? हमको दे रखा है सर 62। तो f प्लस s, फादर प्लस सन बराबर, घटाएंगे तो क्या आएगा? 42 आ जाएगा। हमसे कहा है कि दोनों पिता और पुत्र की आयु का अंतर, तो हमें दोनों ही निकालने हैं। तो हम f का मान रख देते हैं यहाँ पे, तो f की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4s माइनस के 18 प्लस के s बराबर 42, बराबर 42।
ठीक है। तो s और s मेरा क्या हो जाएगा, 5s हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे सर 5s हो गया। ये मेरा 18 इधर ऐड होगा तो 8 जोड़ेंगे 50 और 10 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60। s का मान निकालेंगे तो आप लिखेंगे 12 पंजे 60। s की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई, यानी सन आएगा 12 साल का। और पुत्र की पिता की बात करें तो देखो हम कहेंगे फादर कितने साल के हो जाएंगे, देखो ध्यान से। तो देखो 4 गुणा में 12, 4 गुणा में 12 माइनस 18, ठीक। 12 चौके 48, 48 माइनस 18 बोले तो 30 साल के आ जाएंगे पिताजी, 30 साल के आ गए फादर। और डिफरेंस लें, फादर और सन का डिफरेंस लेंगे तो आप कह देंगे सर 30 माइनस के 12 यानी अंतर आएगा 18। हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा, आप कह देंगे ऑप्शन मेरा आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सर पहला ही ऑप्शन हमारे सवाल का सही आंसर होगा, ठीक है। वहां हम ये मिस कर रहे थे कि हमने 4 गुने वाला पार्ट हम भूल रहे थे, ठीक है। आइएगा तो अब चलेंगे देखो अपने अगले क्वेश्चन की ओर, बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे प्रश्न में क्या कहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 5 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य आपको 1 रुपया 80 पैसे दे रखा है। 3 पेंसिल और 2 रबड़ का मूल्य आपको 92 पैसे यानी 92 पैसे दे रखा है। अच्छा ये पैसे में दे रखा है तो हम इसको भी क्या लिखते हैं, 100 का गुणा करके ये 1 रुपया 80 पैसे की जगह हम लिख देते हैं सीधा 180 पैसे लिख देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग पेंसिल और रबड़ का मूल्य हमको बताना है, यानी हम यहां पर क्या कहेंगे सर, हमारे पास 5 पेंसिल प्लस के 6 रबड़ का जो मूल्य है वो 180 पैसे दे रखा है। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमसे कहा 3 पेंसिल और 2 रबड़ का मूल्य वो दे रखा है हमको 92 पैसे। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में मैं एक काम करता हूं, देखो इक्वेशन 2 में हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 में हमने गुणा कर दिया कितने से, 3 से गुणा कर दिया। अब आप 3 से क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि हम ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन बनी है इनको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और सॉल्व करने के लिए हमें या तो p को इक्वल करना है या फिर r को इक्वल करिएगा। जब मैं 3 से गुणा करूंगा तो देखिए यहां पर क्या बनेगा, आप कह देंगे सर यहां बनेगा हमारे पास 3 3 जा 9 p, 9 पेंसिल और 6 रबड़, 6 रबड़, ठीक है। गुणा करेंगे, देखो 3 का गुणा कर रहे हैं तो आप कहेंगे सर 3 दूनी 6 और 9 तिया 27 ऐसे, ठीक है ऐसे। और अपनी जो पहली इक्वेशन है उसको इसके नीचे उतार दीजिए, आप लिख देंगे सर ये आ जाएगा मेरा 5 पेंसिल प्लस के 6 रबड़ बराबर हो जाएगा 180, ठीक है। माइनस कर दीजिए, अब माइनस करते हैं, देखिए यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये 6 रबड़ हमारे कट गए हैं। हम यहाँ कहेंगे 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4 पेंसिल बराबर, आप कहेंगे सर 276 यानी अगर 280 होता तो मेरे पास 6 बचता, या डोंट वरी आप यहाँ हमारा क्या बचेगा 94 बचेगा। लेकिन चाहें तो आप ऐसे घटा लीजिए, देखो ऐसे आराम से घटा लीजिए, 276 में से 180 घटाएंगे तो हमारा क्या जाएगा 96 बचेगा, सॉरी। तो हम कहेंगे सर 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ जाएगा नहीं तो हमारे पास 9, तो हम कहेंगे सर 96 बचेगा, 96 बचेगा। चलिए तो 96 बचा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पर भाग दे देते हैं, 4 के पहाड़े से भाग दे दीजिए तो p बराबर मेरा क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक है, 24 चौका 96। तो p का मान मेरे पास आ गया, एक पेंसिल का मान आ गया 24 पैसे, हाँ जी 24 पैसे आ गया भाई, बिल्कुल। तो लेकिन यहां तो हमको आंसर नहीं दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन हमने बिल्कुल ठीक बनाया है, लेकिन 3 पेंसिल और 2 रबड़ बिल्कुल ठीक है, 5 पेंसिल 6 रबड़, ठीक है। कहां पर एरर देखने के लिए मिल रही है, बिल्कुल ठीक है, यानी क्वेश्चन हमने बिल्कुल ठीक लगाया है। लेकिन एक बार मैं चेक कर लेता हूं,
ठीक है, क्वेश्चन हमसे हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन हमारे गलत हैं, ऑप्शन हमारे गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमने ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन हम बिल्कुल ठीक करते हैं लेकिन हमें कभी कंफ्यूजन इसलिए होने लगता है कि हो सकता है कि हमने कहीं कोई कॉमन एरर की हो, लेकिन यहाँ पर कोई मिस्टेक की कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि बहुत ही आराम से हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम कहेंगे एक पेंसिल 24 की, और बाकी का अगर हम बात करें सर रबड़ का मूल्य कैसे निकालेंगे, तो रबड़ का मूल्य निकालने के लिए हम यहाँ पर ये जो आया है एक पेंसिल का मूल्य, इसे हम पुट कर देंगे, लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 1 या 2, जो आपको इच्छा लगे उसमें रख दीजिए। हम 2 में रखते हैं, तो देखो 2 हमारे पास ये है, तो आप क्या कहेंगे 3 गुणा में पी, पी बोले तो 24 प्लस के 2 गुणा में आर, 2 गुणा में आर, रबड़ इनटू में 92। ठीक है, 24 तिया 72, ठीक है 24 तिया 72 प्लस के 2 गुणा में आर, ठीक, बराबर ही आ जाएगा 92। तो हम यहाँ देखिए 2 गुणा में 2r माइनस के 92 में से 72 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, तो आप कहेंगे सर बचेगा 20, 2 से हम भाग देंगे तो आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी एक रबड़ हमारे कितने की पड़ेगी 10 पैसे की पड़ेगी। ठीक है, ये मेरे सवाल का आंसर आ जाएगा। आप ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए, मैं करेक्ट कर देता हूँ, कोई एक ऑप्शन को ठीक कर देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर ये 4 कर दीजिए बस, 24 पैसे और 10 पैसे, यानी रबड़ जो होगी 10 पैसे की और पेंसिल जो होगी हमारी कितने की 24 पैसे की होगी। ठीक है, बस यहाँ पर ये एरर थी। बाकी का चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए ध्यान से। प्रश्न में हमसे कहा है यदि एक तैराक की चाल शांत जल में 17 किलोमीटर पर घंटा और धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर पर घंटा है, तो धारा के अनुकूल तैराक की चाल आपको बतानी है, यानी u का मान बताना है। तैराक की चाल यानी u, और नाव की चाल हम भी लेके चलेंगे। ठीक है, हम कहें तैराक की चाल हमारा u, और नाव की चाल हमारी हो जाएगी v। तो प्रश्न के अनुसार जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि शांत जल में तैराक की शांत जल में 7 किलोमीटर पर घंटा, शांत जल में 27 किलोमीटर पर घंटा, धारा के विपरीत दिशा में आपको दे रखी है 9। तो हमसे कहा है तैराक की शांत जल में अनुकूल दिशा में u प्लस b हमसे पूछा है, अनुकूल दिशा में तैराक की चाल क्या होगी, यानी u प्लस v आपको बताना है कितनी चाल होगी। जबकि शांत जल में दे रखी है u का मान मुझे दे रखा है 17, u का मान मुझे 17 दे रखा है। ये अनुकूल दिशा में पूछी गई है, यानी u प्लस v पूछा है, ना कि u। ठीक है, अनुकूल दिशा में, विपरीत दिशा में यानी u माइनस v का जो मान है वो दे रखा है हमको 9 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे सर, मैंने यहाँ पर 17 लिख दिया माइनस के v बराबर 9। तो जैसे ही मैं v का मान निकालूंगा मेरा क्या आएगा, v बराबर आ जाएगा 17 माइनस के 9। 17 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, तो आप कहेंगे सर 8 बचेगा। क्या बचेगा, v का मान आ जाएगा 8। ठीक है, अब मैं निकालता हूं u प्लस b बोले तो u मेरे पास है 17 और ये 8। ठीक है, आप कहेंगे ये हो जाएगा मेरा 25, तो आप कहेंगे 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर मेरे सवाल का सही आंसर हो जाएगा। यानी आप कहेंगे ऑप्शन मेरा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि देखिए यहां पर हमसे कहा था धारा के अनुकूल दिशा में चाल बतानी है। देखो अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बता देता हूं, जैसे हमारी ये है धारा, ठीक है, ये कोई पानी बहाव है या नदी है जो भी है, धारा की चाल
ये जो धारा की जो चाल है वो हम v लेते हैं। अगर कोई नाव है या कोई तैराक है जो तैर रहा है तो वो हमारी जो चाल होगी वो हमारी u होगी। ठीक है, अनुकूल दिशा की बात करें तो अनुकूल दिशा के लिए, ठीक है, अनुकूल के लिए हम लिख देंगे, अनुकूल दिशा में सापेक्ष चाल निकालेंगे तो अनुकूल दिशा में चाल, अनुकूल दिशा में जो चाल होगी वो हमारी हो जाएगी u प्लस v। अगर हम बात करें प्रतिकूल, कैसे, प्रतिकूल दिशा में जो चाल होगी वो होगी u माइनस v। प्रतिकूल दिशा में u माइनस v होगी। तो वही हमसे प्रश्न में कहा गया था कि एक तैराक शांत जल में, जब जल शांत है तो फिर धारा की चाल 0 है, यानी वो अपनी चाल से चल रहा है, यानी ये मुझे u दे रखी है u, तो मैंने सीधा लिख दिया u बराबर 17 किलोमीटर पर आवर। और विपरीत दिशा में यानी u माइनस v आपकी 9 किलोमीटर पर आवर। हमसे कहा धारा के अनुकूल चाल बताओ, यानी u प्लस v का मान बताओ। तो बड़े आराम से हमने v का मान निकाल लिया 8, तो यहाँ u प्लस v की वैल्यू यानी 17 प्लस 8 यानी हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आइएगा अब चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि मनोज और जितेंद्र की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे रखा है 2:3। ये किस किस का दे रखा है, बाद और जितेंद्र की आयु का अनुपात दे रखा है। फिर हमसे कहा है 6 वर्ष के बाद, यानी 6 साल के बाद, 6 वर्ष के बाद जो अनुपात है 3:4 हो जाता है। क्या हो जाता है, 3:4 हो जाता है 6 साल के बाद। ठीक है, 6 साल के बाद। अब हमसे कहा कि मनोज का वर्तमान आयु बताइए, तो पहले आपको इनका आपसी डिफरेंस पता होना चाहिए, 1 का अंतर और ये 1 का अंतर, दोनों के बीच में 1 का अंतर है, 1 का अंतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर हम 3 से 4 होने में कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है, कितने यूनिट चल रहे हो, तो आप कहेंगे 3 से 4 की बात करें या 2 से 3 की बात करें, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान 6 साल के बराबर है। 1 यूनिट का मान सर 6 वर्ष के बराबर दे रखा है, 6 साल के बराबर दे रखा है। तो हमें बताना है मनोज की वर्तमान आयु, मनोज की वर्तमान आयु। तो देखो मनोज हमारा ये था, मनोज की वर्तमान आयु 2 यूनिट, तो आप कह देंगे, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12 साल। तो आप कह देंगे मनोज का जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 12 वर्ष। ठीक है, आप ऐसे कह दोगे, हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा 12 वर्ष, यानी ऑप्शन मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हमारे सवाल का राइट एंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से हम कह देंगे हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए तो अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताएंगे अगले प्रश्न का आंसर। आपकी स्क्रीन पर सभी मेरे प्यारे भाई बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे कहा है धातु के 3 ठोस गोलों का व्यास हमको दे रखा है। धातु के तीन ठोस गोलों का व्यास हमको दे रखा है 6, 8 और 10 सेंटीमीटर। इन्हें पिघलाकर एक नए ठोस गोले के रूप में ढाला गया है, तो इनका व्यास बताइए। तो नए गोले का हमको व्यास बताना है, नए गोले का व्यास क्या होगा। अब देखिए मैंने आपसे कहा, आपको देखो ऐसे समझिए, ये गोला, फिर ये गोला और फिर ये गोला, इन तीनों गोलों को आपने पिघला दिया, इन तीनों गोलों को आपने पिघला दिया और पिघलाने के बाद एक बड़ा गोला बना दिया। तो आप क्या कहेंगे, सर इन तीनों गोलों का जो आयतन होगा वो बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। अब आपको गोले का आयतन आपको पता है, तो आप बड़े आराम से कहेंगे हाँ सर हमको पता है। तो बताइए क्या होगा, तो आप यहां पर कहेंगे सर ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू पहले R1 के आर की जगह पर R1 लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 4/3 पाई R2 क्यू, फिर आप लिखेंगे यहां पर 4/3 पाई R3 क्यू। अब यहां पर लास्ट में जब तीनों को जब हम ऐड कर देंगे ना, जब तीनों को ऐड कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R, मैंने लिख दिया कैपिटल R और यहां पर लिख दिया Q। अब देखिए यहां पर हम ये देखें, दोनों पक्षों पर हम कंपेयर करें, तो सर यहां पर 4/3 4/3 4/3 4/3
बोथ साइड में ये आ रहा है कॉमन, तो यहां पर हम 4/3 कॉमन लेके बड़े आराम से उड़ा देंगे, तो मेरे पास बचेगा क्या बेसिकली, तो आप यहां पर कहेंगे सर हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो मैं यहां पर लिख लेता हूं, ये बचेगा r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब बराबर मेरा क्या आ जाएगा, कैपिटल R का क्यूब। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पर सर हमको क्या दिया है, व्यास दिया है, तो हम ऑलरेडी यहां इसके आधा करके नंबर लिखेंगे, बिकॉज व्यास रेडियस क्या होती है, व्यास की आधी होती है। ठीक है, चलिए तो हम बड़े गोले का व्यास बताएंगे, यानी देखिए कैसे कहेंगे सर, ये पहले मैं त्रिज्या निकाल दूं, डबल कर दूंगा, यानी आप क्या कह दोगे सर, ये हो जाएगा मेरा 6/2, यानी मैं कह दूंगा हाँ जी 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर r का क्यूब। यहां देखिएगा आप कहेंगे सर 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125। अब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जरा बताइएगा। ठीक है, तो हम जोड़ते हैं सर 125, 64 और ये मेरा 27, हम जोड़ेंगे तो देखो ये हो जाएगा मेरा 6। ठीक है, एक कैरी लिया मैंने, ठीक है भाई, एक कैरी लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास देखिए हमारे पास क्या आएगा, देखो यहां हम लिखेंगे सर ये आएगा मेरा हाँ जी 10 और 11 का 1 और ये आ जाएगा मेरा 2। ठीक है, ऐसे यानी क्या आ जाएगा, टोटल हम सम करेंगे जोड़ेंगे तो मेरे आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, मैं इधर आर क्यूब लिख देता हूं, बराबर आ जाएगा 216। अच्छा 216 के बारे में आप जानते हैं 6 का क्यूब बन गया, यानी आर बड़े गोले की जो त्रिज्या आ जाएगी वो आ जाएगी 6। लेकिन सर हमको बताना क्या है, व्यास बताना है, डायामीटर बताना है, तो हम इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें रेडियस नहीं बतानी, हमको बताना है व्यास। यही गलती नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी के चक्कर में 6 आ गया तो आपने 6 पुट कर दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत नहीं करना, ये सिली मिस्टेक कभी कभी हो जाती है कि हमने किया तो ठीक, पूरी मेहनत लगाई, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या आया आप बताइए, तो आप कहेंगे सर आर, रिजल्ट आपका सर 6 है, रिजल्ट नहीं ये रेडियस है, हमसे प्रश्न में व्यास पूछा है तो हमें रेडियस का डबल यानी 12 आ जाएगा हमारे सवाल का आंसर। चलिए तो अब मैं चलता हूं देखो अपने अगले क्वेश्चन पर, सभी साथी बहुत ही शानदार तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, 8 संख्याओं का औसत मुझे 14 दे रखा है, 6 संख्याओं का औसत मुझे 16 दे रखा है, तो आपसे कहा है शेष जो 2 संख्या रह गई उनका औसत आप बताइए। तो हम यहां पर क्या कहेंगे सर, 8 संख्याओं का औसत दे रखा है तो 8 संख्याओं का योग कितना होगा, 14 गुणा में 8। ठीक है, माइनस लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, 6 संख्याओं का औसत हमारा 16, तो 16 गुणा में हम लिख देंगे 6। ठीक है, 14 अट्ठे 112 हो जाएगा, माइनस ठीक है 16 छिक्के 96 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों, हम यहाँ पर हम करेंगे 112 में से 96 घटा दीजिए, तो मेरा आएगा 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 10 में से 16। ठीक है, तो आप कहेंगे 2 संख्याओं का योगफल मेरा क्या आया, 16 आया, लेकिन हमको उन 2 संख्या अगर a प्लस बी हैं तो इनका औसत बताएंगे। औसत बताने के लिए 2 का मैंने भाग दे दिया तो आंसर आ जाएगा मेरा 8। ऑप्शन कह देंगे क्या आ जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन मेरा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप ऐसे कह देंगे ऑप्शन डी मेरे सवाल का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरे सवाल का राइट एंड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बताएंगे सभी साथी क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि P और Q मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। P और Q मिलकर 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, Q और R मिलकर 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। P का कार्य क्षमता R की 2 गुनी है, तो Q अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो पहले हमसे सवाल में जो चीजें दी गई हैं उसको हम लिखेंगे, हम कहेंगे सर P और Q, P प्लस Q किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। फिर हमसे कहा Q प्लस R,
Q प्लस आर, Q प्लस आर, Q प्लस आर जो है 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ऐसे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 12-15 का एलसीएम लेंगे तो मेरा क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर हमारा आएगा 60। हम ऐसे समझते हैं कि पी क्यू आर, ये हमारे जो एलसीएम आया, P और Q 12 दिन में कर रहे हैं, Q और R 15 दिन में कर रहे हैं, तो मैंने एलसीएम ले लिया, ये मेरा टोटल वर्क आ गया, ये मेरा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब देखिए मैं 12 से भाग दूंगा 60 में तो कितनी जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, ये मेरी एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई, ये 2 व्यक्तियों की आ रही है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ध्यान से मेरे प्यारे भाइयों, देखो हमसे सवाल में कहा है कि P की जो क्षमता है R से 2 गुनी है, R से 2 गुनी है, R से 2 गुनी है, R से 2 गुनी है P की क्षमता। तो मैं 4 को 2 गुना मैं ऐसे लिख लूं, ठीक है। P की जो क्षमता है वो 2 गुनी है, P की जो क्षमता है वो 2 गुनी है, तो 4 + 1 5, और इसे मैं लिख सकता हूं 2 + 2, 2 + 2 ऐसे लिख सकता हूं क्या। अब आप ध्यान से देखेंगे कि आपने सर ऐसे क्यों किया है, क्योंकि मैं यहां पर देख रहा हूं P और P की क्षमता, R की क्षमता, P की क्षमता 2 गुनी है R की क्षमता से, R की क्षमता से, P की क्षमता 2 गुनी है R की क्षमता से। तो देखो अगर मैं यहां पर 2 का गुणा कर देता हूं तो आप कहोगे P 4 काम करेगा तो R जो है 2 काम करेगा। अब आप यहां नोटिस करिएगा मेरे प्यारे भाइयों कि देखिए यहां P और Q, ये P है और ये Q है, यहां आप देखेंगे Q, हाँ जी, यहां आप देखेंगे देखो Q दोनों में सेम है ना, Q दोनों में सेम है, Q दोनों में समान होना चाहिए। हाँ जी, हमसे सवाल क्या क्या कहा था, Q और R, Q और R, यहां पर हम देखेंगे Q और R, Q और R, जबकि P डबल काम कर रहा है। तो अगर हमने, देखो यहां पर मैंने गलत बनाया, एक बार फिर से मैं देखेंगे, देखो यहां हमसे कहा है कि यहां पर P और Q दे रखे हैं, ऊपर P और Q दे रखे हैं, ठीक है, P और Q, P का मान 2 ले रहे हैं यहां पर, ठीक है, और R की वैल्यू यहां पर फिर 1 लेनी पड़ेगी, ठीक। तो यहां आप 3 लोगे और यहां पर भी आप 3 लेंगे, बिल्कुल अब सही है। अब ठीक है, कैसे, देखो यहां P और Q 3 और यहां पर Q और R, Q और R, यहां आप देखिए दोनों का योग 5 आया और यहां दोनों का योग मेरा 4 आया। अब ये आपको देखना है कि मैंने कैसे किया है। मैं यहां पर कंपेयर कर रहा हूं कि R काम कर रहा है 1 काम तो P कर रहा है 2 काम, ठीक है। तो अब आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए, यहां से अंदाजा लगा लेंगे कि देखो P हमारा 1 काम कर रहा है, P Q, Q R, तो R मेरा 1 काम कर रहा है, R मेरा 1 काम कर रहा है तो P 2 काम करना चाहिए, P मेरा 2 काम कर रहा है, बस यहां तक खेल खत्म। यहां तक आप समझ गए हैं अच्छे तरीके से। तो फिर हम अपने सवाल में हमसे कहा है कि बताइए Q अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब देखो Q अकेला, Q की जो क्षमता आई है, देखो Q यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है, दोनों जगह पर 3-3 आ रहा है, यानी सही किया है हमने। अभी जो किया था वहां पर दोनों Q का मान डिफरेंट था, इसलिए मैंने उसको अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन मैंने उसे चेंज किया, ठीक है, S P और R के कार्य क्षमता के अनुसार। तो यहां पर आप कहेंगे Q 1 दिन में 3 काम कर रहा है, हमको 60 काम कराना है, तो कितना टाइम लेगा। तो आप कहेंगे सर 60/3, आप कह देंगे सर जी 20 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन मेरा C इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। यानी आप कह देंगे 20 दिन में काम जो है समाप्त हो जाएगा। बात हमारा समझ में आ गई होगी। हमारा राइट एंड करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर C इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।
ठीक है भाई, आइएगा। तो अब चलते हैं देखिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और मेरे प्यारे साथी बहुत ध्यान से करेंगे अगला क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत शानदार तरीके से आंसर करेंगे। क्वेश्चन में हमसे कहा एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपये 4 वर्ष का मिश्र धन हमको दे रखा है 2016। क्या दे रखा है? 2016। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो मिश्रधन क्या होता, ये आपको बताना है। कैसे बताओगे? देखिए यहां पर हम कहेंगे सर मिश्रधन हमारा क्या है, मिश्रधन हमको दे दिया 2016, मिश्रधन 2016 और अमाउंट हमारे पास 1200। ठीक है, तो हम यहां पर पहले निकालेंगे ब्याज। पहले हम क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे। आवाज आ रही है आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा? अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है एक सम चतुर्भुज का एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण, हाँ जी, सम चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की 80% है। तो हमसे कहा इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबे विकर्ण क्षेत्रफल लंबे विकर्ण के वर्ग के कितना गुना है। तो सबसे पहले हम यहाँ कहेंगे कि मान लीजिए पहला विकर्ण, यानी पहला विकर्ण हमारा है, हमने मान लिया, माना पहला जो विकर्ण है वो मेरा x है। दूसरा विकर्ण जो होगा मेरा, दूसरा विकर्ण जो होगा वो क्या होगा? 80%। 80% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 x, 4/5 x ये हो गया। अब हम यहां पर क्षेत्रफल निकालेंगे। हम चतुर्भुज का रोम्बस का एरिया निकालेंगे। रोम्बस का एरिया 1/2 d1 गुणा d2, d1 गुणा d2। तो 1/2
1/2, D1 की वैल्यू कितनी है x और D2 की वैल्यू कितनी है 4/5x। ठीक है, तो यहां पर हम कहेंगे सर जी यहां 2 एकम 2, एक मिनट, यहां कहेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2/5 और x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर। तो यहां से हमें समझ में आया कि 2/5 और गुणा में वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर, तो कितना गुना हो जाएगा 2/5 गुना, यानी आप कह देंगे सर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हमारे सवाल का राइट एंड करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज का ये जो सेट था हमने पूरे अच्छे तरीके से लगा लिया है। अब उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ठीक है, तो आज की क्लास में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे प्यारी सी वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।